हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। आज बेटा अपना रिकॉर्डेड लेक्चर है फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल ईथर फिनॉल की। ठीक है, बहुत छोटी छोटी सी है और कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम और डिग्री वगैरह भी अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक, क्लियर एकदम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल ईथर फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी आज हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है इसमें, आइए समझते हैं। कहानी क्या है इसमें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इंक्रीज इन वान डेर वाल फोर्सेज। ये आपको पता ही है भाई, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना। तो हम यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, चाहे वो एल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, है ना। अगला देखो क्या कह रहे हैं। इन एल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ ब्रांच इन कार्बन चेन। मतलब अगर कार्बन चेन में हम ब्रांच को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ा रहे हो, है ना। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वान डेर वाल फोर्सेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। तो आपने क्या करा? नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ा दी। नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ा दी, इसका मतलब याद करो वो अल्केन में जैसे मैंने बताया था, स्ट्रेट चेन वाली अल्केन होती है, फिर ब्रांच अल्केन हो जाती है। याद करो, अगर स्ट्रेट चेन वाली है तो इसका ओवरऑल सरफेस एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर ये वाला का सरफेस एरिया कम होता है, फिर इसका सरफेस एरिया और कम हो जाता है। और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं ब्रांच बढ़ा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं लीनियर से स्फेरिकल शेप की तरफ जा रहा हूं, तो उससे क्या होगा? वान डेर वाल फोर्सेस वीक हो जाएंगे। क्यों? वान डेर वाल फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो अगर वो वीक हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो मैं सेकंड पॉइंट में ये लिख सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ब्रांच बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगला देखो, द OH ग्रुप इन एल्कोहल एंड फिनॉल इज इन्वॉल्व इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये बात सही है भाई? चाहे तुम्हारा एल्कोहल हो चाहे तुम्हारा फिनॉल हो, ऑक्सीजन किससे जोड़ा है बताओ? ऑक्सीजन किससे जोड़ा है? हाइड्रोजन से। तो चाहे तुम्हारा एल्कोहल हो चाहे तुम्हारा फिनॉल हो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर तुमसे पूछ लें कि भाई बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का इतना है तो उसका कारण क्या है? आप बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है तो उसका कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। अगला देखो, इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बट देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ दी टू बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब अगर मैं इन तीनों को लिखूं तो मेरे पास प्रोपेन का सबसे कम है, उसके बाद मिथॉक्सीमीथेन का कह रहे हैं, उसके बाद इथेनॉल का कह रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखो भाई, मॉलिक्यूलर मास बराबर है, फिर भी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंटरमॉलिक्यूलर होती तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होता है, मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, और अगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और कौन सी? स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है क्या क्या होता है? देखो, पहला पॉइंट क्या निकाला अपन ने? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ब्रांच ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं, जो थ्योरी लिखी है, उसके सीधे सीधे पॉइंट आपके बाहर निकल के आ रहे हैं। इसको अगली स्लाइड में हम लिख लेते हैं। पहले आप पॉज करके नोट कर लेना, अगर लिखना चाहो तो। मैं साइड हट जाता हूं, है ना। साइड हट गया मैं, पॉज कर लो, नोट कर लो, वापिस आ रहा हूं। ठीक। तो मेरे ख्याल से अगर मैं यहां पर ओवरऑल चीज लिख दूं तो आप समझ जाओगे, सवाल भी बन जाएंगे आपसे। क्या? बॉइलिंग पॉइंट के ओपी पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट के ओपी पॉइंट्स क्या होंगे बेटे? पहला बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? 1/ब्रांच, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। ब्रांच बढ़ाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। सही बात है। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बेटे ऐसा होने वाला है। बस ये 3 पॉइंट है, सवाल बन जाएंगे। क्लियर है एकदम? सही है। पॉज करके नोट कर लो, मैं यहीं खड़ा हूं। कर लिया नोट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फिफ्थ वाला क्या कह रहे हैं। द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन से एच जुड़ा होता है, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है, एफ ओ और एन से जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। स्पेशल केस में क्लोरीन आ जाता है और अल्काइन भी आ जाता है स्पेशल केस में, है ना। तो मेन अगर केसेस देखा जाए तो एफ ओ और एन, मेनली एफ ओ और एन, इससे जुड़े हुए एच किस में इन्वॉल्व होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए कारण एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का यह कारण यह भी है कि जो आपके ईथर हैं या आपके हाइड्रोकार्बन है उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन से एच नहीं जुड़ा होता, है ना। ये कहानी है। पॉज करके आगे नोट कर लो। चलें आगे, बढ़ूं आगे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल कर लेते हैं। आओ सवाल कर लो, ये 2 सवाल करने हैं अपने को। पहला करते हैं, आओ, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है, गौर से देखिए। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आ जाओ जरा। पेंटेन 1 ऑल कैसा दिखेगा, मैं एक एक करके सारे बना लेता हूं। पेंटेन 1 ऑल, इसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, पेंटेन 1 ऑल। 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटेन 1 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल कैसा दिखेगा, ब्यूटेन 1 ऑल। 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। 1 2 3 4, ठीक। ब्यूटेन 2 ऑल कैसा दिखेगा, ब्यूटेन 2 ऑल ऐसा दिखेगा, बहुत बढ़िया। इथेनॉल कैसा दिखेगा, इथेनॉल, इथेनॉल ऐसा दिखेगा। प्रोपेन 1 ऑल कैसा दिखेगा, प्रोपेन 1 ऑल ऐसा दिखेगा। मीथेनॉल कैसा दिखेगा, वो तो दिख ही रहा है। मीथेनॉल तो साफ साफ दिख रहा है, CH3OH, है ना। तो वही मीथेनॉल CH3OH, इनने यहां पर भी लिख रखा है, इसको यहां से हटा देता हूं। CH3OH वही लिखा, मीथेनॉल है ना। ठीक है, अब आपको बताना है, सबसे पहले आप ये चेक कर लो मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज्यादा है, बताओ। अच्छा, ये सारे के सारे एल्कोहल हैं, इतना तो पता है तुम्हें, ये सारे के सारे एल्कोहल हैं, इतना जानते हो, सही है ना। ठीक है, अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो पेंटेन 1 ऑल का सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। क्या यह बात सही है, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होगा। आइए जरा, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा। उसके बाद आइए, उसके बाद आपके पास 4 कार्बन के ये है और 4 कार्बन का ये है। अगर मैं इसको देखूं तो ये स्ट्रेट चेन है, देखो, और इसको देखूं तो इसमें ब्रांच निकली हुई है, देखो OH, ठीक। तो उसके बाद फर्स्ट के बाद तो सेकंड आएगा स्ट्रेट चेन वाला, और फिर ब्रांच वाला आ जाएगा। ब्रांच वाला कौन सा, थर्ड वाला, ठीक। ये 3 हो गए। अब आ जाओ इधर, देखो ये 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन, तो 5 वाला आएगा, 3 कार्बन के साथ एल्कोहल, और फिर 2 वाला आएगा, सॉरी 2 नहीं 4 वाला, ये 5 वाला, फिर 4 वाला, फिर 6 वाला आएगा। क्या ये बात एकदम सही है। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दी। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या था, सेम था, तो ये 1 ब्यूटेनॉल, ये 2 ब्यूटेनॉल, ये स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच। तो स्ट्रेट चेन वाला ज्यादा अच्छा होता है, ब्रांच से। ब्रांच बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, सही बात है। हाँ, नोट कर लो इसको, फिर अगला वाला आप लोग करके बताना। पॉज देन नोट कर लिया, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आइए जरा, इधर आइए जनाब, क्या कह रहे हैं, करके बताओ जरा, सोचो। पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन, पेंटेनॉल और इथॉक्सी इथेन, बताओगे। फोर्सेस से चलेंगे, है ना। आ जाओ जरा। पेंटेन 1 ऑल जो है वो 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन, 1 2 3 4 5। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ऐसे। पेंटेनॉल मतलब 5 कार्बन, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये पेंटेनॉल। इथॉक्सी इथेन क्या हो गया, 2 कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन।
अब मुझे एक बात बताएं, आप सभी लोग ध्यान से देखें, इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर होगी? ऑक्सीजन से H कहां जुड़ा है? इधर जुड़ा है, बाकी किसी में नहीं जुड़ा। तो ऑक्सीजन से H अगर जुड़ा है तो ये वाला, इसको मैं 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं और इसको 4 लिख देता हूं। तो 1 वाला सबसे ज्यादा क्यों? एल्कोहल है। ठीक, अब 2, 3 और 4 में आ जाओ। थर्ड वाले में C डबल बॉन्ड O लगा है तो कुछ डाइपोल मूवमेंट तो होगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, और डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है मतलब ये क्या है? पोलर है। क्या है ये? पोलर है। ठीक, यहां भी डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो ये भी क्या है? पोलर है। अब ध्यान से देखना, यहां कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसकी पोलैरिटी इससे ज्यादा है, और अगर डबल बॉन्ड है तो पोलैरिटी ज्यादा। पोलैरिटी अगर ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। तो 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 4, और सबसे लास्ट में नॉन पोलर, अल्केन तो नॉन पोलर होता है, 2। तो 1, 3, 4, 2 आपका आंसर आएगा। समझे बात को? ऐसे करना है। तो अगर आपको सारे एल्कोहल दे दिए जाएं, तो पीछे वाला सवाल मैंने कराया था, अगर सारे एल्कोहल दे दिए जाएं, देखो कैसे करना है वो कर रखा है। और अगर मिक्स फैमिली दे दी जाए तो अपन क्या करते हैं? फोर्सेस के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे आगे होता है, जीतता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये। फिर उसके बाद पोलरिटी से कर लो, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो इसको। अब इन्होंने क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, है ना। इसमें पूछा था कि इंक्रीजिंग, हाँ इसमें भी इंक्रीजिंग पूछा था तो हमें इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा, है ना। मैं दोनों में ही कर देता हूं। इस वाले में क्या आएगा? 6th वाला आएगा, फिर 4th आएगा, उल्टा लिख लो, तो इंक्रीजिंग पूछा है ना, ऐसा 2 और फिर 1। ठीक है, पिछले आगे वाले में भी कर लो, है ना, ये इंक्रीजिंग पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसको देख लो आप एक बार, ऐसे लिख लो, इसको भी उल्टा करके लिख लो। इंक्रीजिंग है ना, तो सबसे कम 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। ठीक है, बात बराबर ही है, बस ऑर्डर उन्होंने इंक्रीजिंग पूछा था तो इंक्रीजिंग लिख दिया। क्लियर है एकदम? चलो भाई, समझ गए होगे, नोट कर लो। चलूं आगे। तो ये कहानी थी बॉइलिंग पॉइंट की। आइए जरा सॉल्युबिलिटी की बातें कर लेते हैं। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। सॉल्युबिलिटी के बारे में पॉइंट पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं? Solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecules। भाई एल्कोहल जो है वो अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है अपने मॉलिक्यूल के साथ, वो तो पहले ही हमने सीख लिया। बॉइलिंग पॉइंट की जब भी बात होगी तो खुद के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी की जब भी बात होगी तो आपने उसको पानी में डाला, तो पानी के साथ क्या कर रहा है वो सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोल दिया आज आपकी जिंदगी में। आओ मैं समझाता हूं। क्या? अगर तुमसे कोई बोले सॉल्युबिलिटी, अगर तुमसे कोई बोलता है सॉल्युबिलिटी, तो किसमें चेक करनी है? इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसमें? वाटर में। अगर तुमसे कोई बोले बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है। तो ये तो वाटर में होती है, इन मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल में। जैसे अगर आपसे बोले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, तो आप इथेनॉल के आपस में फोर्स देखोगे। अगर तुमसे बोले सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल को पानी में डाल के चेक करोगे कि अब फोर्सेस क्या है। समझिए, बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। क्लियर एकदम? आओ जरा क्या कह रहे हैं। Solubility of alcohols and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond with water। मतलब इनमें आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही थे, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं ये। भाई बॉइलिंग पॉइंट जब तुमने चेक किया था तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो रीजन बताते थे खुद के मॉलिक्यूल के अंदर। जब सॉल्युबिलिटी बताओगे तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों? पानी में भी तो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है और इसके पास भी ऑक्सीजन के साथ H है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। अगला, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। मतलब हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ता है, तो जब कभी भी तुम क्या करोगे, साइज बढ़ाओगे अल्काइल ग्रुप का, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं आपसे समझाने के लिए, मान लो मेरे पास ये लिखा है, ठीक, ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 कार्बन है, और मैं यहां पर लिख दूं ऐसा। बताओ किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? ऑब्वियसली इसकी। क्यों? यहां नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप आप बढ़ा रहे हो, सॉरी कार्बन एटम बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बढ़ा रहे हो, और बढ़ाने से क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ऐसा हो सकता है। अगला,
नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर मिक्सेबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मतलब लोअर मॉलिक्यूलर मास के अगर एल्कोहल होंगे तो उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा, तो वो वाटर में घुल जाते हैं। मिक्सेबल मतलब घुल जाते हैं वाटर में, मिक्स हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। जैसे बहुत कम, जैसे मीथेनॉल वगैरह हो गया, इथेनॉल वगैरह हो गया। अब मैं कार्बन की चेन बढ़ाऊंगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होते 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 फिर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इमिसिबल होते हैं। लेकिन लोअर मॉलिक्यूलर मास के जो एल्कोहल हैं वो मिसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत छोटा होता है, ठीक है। नोट कर लो इसको, समझे बात को, आसान है एकदम, नोट कर लो पॉज करके, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अपन। क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो देख लो एक बार, तो एनसीईआरटी की रीडिंग भी हो जाएगी। और क्लासिफिकेशन बहुत बेसिक सी चीज होती है जो आपको पहले से तो पता होती है, एक बार रिवाइज और कर लेते हैं अपन, ठीक है। डन, आओ। अगर हम एल्कोहल को क्लासिफाई करें तो ये जो होता है ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ये लिखा ना मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब जिसमें एक ही OH ग्रुप होगा। देख लो आप गौर से, एक ही OH ग्रुप लगा है, यहां देखो एक ही OH लगा है तो मोनोहाइड्रिक। दो OH लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, दो OH लगे हैं तो क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक। और अगर 3-3 लगे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक। देखो 3-3 लगे हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक। इस तरीके से तो एक OH पर मोनो, 2 OH पर डाई, 3 पर ट्राई। पॉज करके नोट कर लो, लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है, देख के ही आ रहा है समझ वैसे तो, ठीक है। क्लियर, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अब कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसे डिग्री वगैरह आपको पता है, लेकिन एक सवाल कर लो तो समझ में आ जाएगा। आओ, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। बताओ जरा कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी। कैसे चेक करते हैं, एल्कोहल की डिग्री क्या होती है, OH से जुड़ा हुआ कार्बन उसकी डिग्री क्या है। आओ, OH से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है बेटा, OH से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा है, ये वाला, इसकी डिग्री क्या है बताओ, इसकी डिग्री क्या है, इसकी जल्दी बोल दो। ये इससे जुड़ा है बस, तो ये 1 डिग्री है, तो यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इधर आ जाओ, OH से जुड़ा हुआ कार्बन, ये इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। OH से जुड़ा हुआ कार्बन, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। OH से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इसकी डिग्री क्या है, ये 2 से कनेक्टेड है तो ये 2 डिग्री हो गया। OH से जुड़ा हुआ कार्बन ये क्या हो गया, 1, 2 और 3 कार्बन कनेक्टेड है तो ये 3 डिग्री हो गया। OH से जुड़ा हुआ कार्बन ये है 1 और 1 2, यानी कि ये 2 डिग्री हो गया। देखो समझे, ऐसे डिग्री चेक करते हैं, बहुत आसान है। अब आपको बताना है इसमें आइडेंटिफाई अलाइलिक एल्कोहल। अलाइलिक कौन से होते हैं बताओ, अलाइलिक कौन से होते हैं जिसमें C होता है। देखो C ऐसा, या तो एक काम करता हूं इस तरीके से, हाँ चलो ऐसे लिख लो, C सिंगल C और इससे क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो। देखो C फिर सिंगल C उससे OH जुड़ा हो, है ना, ठीक। अब आप चेक कर लो जरा, अलाइलिक चेक करना है मुझे, है ना। ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ा है, ये देखो डबल बॉन्ड उससे जुड़ा है कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये अलाइलिक है, ठीक है। इधर देखो ये अलाइलिक है क्या, नहीं है। ये क्या है, अलाइलिक है क्या, नहीं है। ये बेंजाइलिक है, क्यों, बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन उस पर जुड़ा हो तो बेंजाइलिक होता है। ये अलाइलिक है क्या, नहीं है। ये वाला डबल बॉन्ड उसके पास वाला कार्बन, यस ये भी अलाइलिक है। तो अलाइलिक कौन कौन से हैं, 6th वाला और 2nd वाला, बाकी कोई भी अलाइलिक नहीं है। बेंजाइलिक पूछे तो 4th वाला है, ये वाला बेंजाइलिक नहीं है। क्यों, बेंजीन से जुड़े हुआ कार्बन ये बेंजाइलिक कार्बन होता है, यहां थोड़ी OH जुड़ा है, इस वाले कार्बन पे थोड़ी OH अंकल, उसके पास वाले पे। इधर देखो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन इसके पास OH है तो ये बेंजाइलिक है। पूछा नहीं सवाल में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बता दिया, तुम भी खुश रहो, ठीक है। नोट करना हो तो लिख लो, डन। चले अगला देखो जरा, कुछ कॉमन नेम और IUPAC नेम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, एक बार रीड कर लेते हैं, बहुत आसान है, पता भी होता, बस रीडिंग कर लेते हैं। क्या, CH3OH को क्या बोलते हैं, CH3OH को इसको बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होता है इसका, मीथेनॉल। आप आराम से करके देख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, 3 कार्बन का प्रोपाइल एल्कोहल, और स्ट्रेट चेन होती है तो N लगाते हैं, स्ट्रेट चेन के लिए N लगाते हैं, N प्रोपाइल एल्कोहल। क्या लिखेंगे IUPAC, प्रोपेन 1 ऑल। नंबरिंग आप कर सकते हो यहां से, ये 1 ये 2 ये 3, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पर ये 1 ये 2 3,
प्रोपेन टूऑल ये लिख सकते हो। और आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। आइसोप्रोपाइल किसको बोलते हैं? CH3 होल ट्वाइस CH, मतलब Me2CH। कहीं अगर ऐसा दिखा तो ये क्या होता है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है ये, है ना? क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और प्रोपेन टूऑल इसका नाम है IUPAC में। इधर आ जाओ, इसका लिखोगे तो 1 2 3 4 ब्यूटेन वनॉल, और 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होता है तो N ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना? अगला देखो, इसको यहां से नंबरिंग करोगे, देख लो आप नंबरिंग ऐसी करोगे ना, तो 4 कार्बन तो ब्यूटेन टूऑल और सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसको बोलते हैं। बहुत आसान है। इसकी नंबरिंग करोगे, ये 1 ये 2 ये 3, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन वनॉल, देखो IUPAC। और आइसोब्यूटाइल बोलेंगे इसको। आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है? इसके आगे मैं एक कार्बनॉल लगा दूं तो आइसोप्रोपाइल की जगह आइसोब्यूटाइल बना देंगे। इधर देखो, मैं इसको 1 इसको 2 इसको 3 दे दूं, 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन टूऑल, या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोल देते हैं इसको, है ना? क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है ना। ये देखो, यहां 1 यहां 2 यहां 3, ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम होता है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इसका IUPAC नेम होता है ना? नोट कर लो, इसको लिखना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। डन, चलें अगला देखें जरा। कुछ फिनॉल वाले पार्ट देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें। जैसे आपको पता है कि इसको फिनॉल बोलते हैं, तो जानते ही हो। अगर मैंने इसके पास में CH3 लगा दिया तो ये क्रीसॉल होता है। क्या बोलते हैं? क्रीसॉल। IUPAC नेम 2 मिथाइल फिनॉल। क्यों? नंबरिंग यहां से करोगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या बन गया? फिनॉल। और मिथाइल कहां लगा है? सेकंड वाले कार्बन पे। यहां आ जाओ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। पहले तो कॉमन नेम देख लो, मेटाक्रीसॉल बोलते। देखो, बेंजीन पर OH लगा हो तो फिनॉल, और OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर CH3 लगा हो तो ऑर्थोक्रीसॉल, मेटा पर CH3 लगा हो तो मेटाक्रीसॉल, पैरा पर CH3 लगा हो तो पैराक्रीसॉल होता है बेटा। सही है, तो वही लिखा है मैंने। IUPAC नेम में 3 मिथाइल आ जाएगा। इधर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, क्या लगा यहां? मिथाइल। तो 4 मिथाइल फिनॉल बोल दो, या फिर अपोजिट लगा ना, पैरा पर लगाए तो क्रीसॉल। ठीक है, पैराक्रीसॉल। 4 मिथाइल फिनॉल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगर मैं डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव की बात करूं, डाईहाइड्रोक्सी, तो क्या क्या बन सकते हैं? बेंजीन में देखो 1,4 बन रहा है, 1,3 बन रहा है और 1,2 बन रहा है, यही होंगे। देखो, अगर मैं यहां पर नाम लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबरिंग करूंगा, तो बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा? 1 2 डायोल। देखो, अगर 2 OH लगे हों तो हम ऐसा नहीं करते कि डाईफिनॉल बोल दें। बेंजीन पर एक OH लगाओ तो उसको फिनॉल बोलते हैं, बेंजीन पर 2 OH लगाओ तो बेंजीन के साथ डायोल बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात को, है ना? जैसे ये बेंजीन 1 2 डायोल, ये वाला देखो मैं नंबरिंग यहां से कर दूं तो ये बेंजीन 1 3 डायोल। अगर मैं नंबरिंग यहां से कर दूं तो ये बेंजीन 1 4 डायोल। कॉमन नेम इसके देख लो क्या है? कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, कॉमन नेम इनके। हाइड्रोक्विनॉन या फिर क्विनॉल बोलते हैं। हाइड्रोक्विनॉन बोलो या क्विनॉल बोलो, ठीक है? तो ये इसके कॉमन नेम है। ध्यान रखना, ये नाम आपको याद होने चाहिए, नोट कर लो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कुछ ईथर के नाम लिखे हुए हैं, ईथर के भी देख लो। क्या? CH3OCH3 को क्या बोलते हो? डाइमिथाइल ईथर। IUPAC नेम में क्या बोलोगे? मिथॉक्सीमीथेन। क्यों? आप नंबरिंग करोगे तो एक दोगे ना नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? प्रीफिक्स, तो मिथॉक्सीमीथेन हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर देखो, डाइथाइल ईथर बोल दो इसको, या इथॉक्सी ईथेन बोल दो, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की आएगी। इस वाले में देखो नंबरिंग यहां से करोगे, देखो तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। और जब कॉमन नेम लिखोगे तो ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं ईथर में, तो लेफ्ट साइड वाले का लिख दिया क्या? मिथाइल, और फिर N प्रोपाइल ईथर कॉमन नेम में। ये क्या है? C6H5 बेंजीन वाली रहेंगे, उस पर OCH3 लगा है, तो आप पढ़ते हो इसको एनिसोल या मिथाइल फिनाइल ईथर, दोनों ही लिख सकते हो। और एनिसोल को कॉमन नेम के साथ साथ IUPAC में भी यूज करते हैं, है ना? तो एनिसोल लिखो या मिथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो। क्यों? बेंजीन के ऊपर OCH3 लगा है, OCH3 मिथॉक्सी होता है, ठीक है? ऐसा लिख सकते हो। इस वाले में देखो, अगर C2H5 आ गया इधर, यहां CH3 था तो एनिसोल, C2H5 आया तो फेनिटोल बोलते हैं इसको, या इथाइल फिनाइल ईथर बोल दो। मिथाइल की जगह इथाइल आ गया, एनिसोल की जगह फेनिटोल बोलने लगते हैं, ठीक? या फिर इथॉक्सी बेंजीन, इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। अब फेनिटोल को यहां पर IUPAC में यूज नहीं करते, एनिसोल कॉमन में भी यूज करते हैं, IUPAC में भी यूज करते हैं, फेनिटोल कॉमन में यूज करते हैं, IUPAC में नहीं करते। ध्यान रखना, है ना? तो इथॉक्सी बेंजीन बोल देते हैं इसको अपन,
इधर देखो जरा, C6H5 के साथ क्या लगा, देखो ऑक्सीजन और फिर ये 6 बार CH2, 6 बार CH2 और फिर CH3, ठीक। तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा है तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की यहां होती है 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, ऐसा 6 कार्बन तो ये होगा और 7वां यहां, मतलब 1 से 6 तक इधर आ जाएगा और 7वां ये आएगा। तो हेप्टेन आएगा आपका और 1 के साथ ये ब्रांच बन जाएगी, क्या बन जाएगी, फिनॉक्सी। C6H5O क्या बन जाएगी, फिनॉक्सी। देखो तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन ऐसा लिखेंगे, क्यों, कार्बन का नंबर जो है चेन में ज्यादा है, तो जहां नंबर ज्यादा तो वो ब्रांच बन जाएगी आपकी, है ना। और अगर कॉमन नेम लिखना है तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर। हेप्टाइल 7 कार्बन के लिए, पीएच के लिए फिनाइल और ऑक्सीजन के लिए ईथर। इस वाले में नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 ऐसे करोगे। 2 पर मिथॉक्सी लगा है, प्रोपेन आ जाएगा, 2 पर मिथॉक्सी और फिर प्रोपेन आ जाएगा। और अगर कॉमन नेम लिखना है तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड CH3 है तो मिथाइल, राइट साइड आइसोप्रोपाइल, तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर ऐसे लिख देंगे। मिथाइल लेफ्ट साइड है, राइट साइड आइसोप्रोपाइल, इस ग्रुप को आइसोप्रोपाइल बोलते हो ना, CH3 होल ट्वाइस CH वाला, Me2CH वाला। इस ऑक्सीजन के लिए देखो ये फिनाइल है और इतना ग्रुप क्या है, ये वाला देखो, ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल, है ना। तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर ऐसा लिखते हैं। और अगर आपको IUPAC में लिखना है तो IUPAC जब लिखोगे तो आएगा, इसका नंबरिंग करनी पड़ेगी यहां से, है ना, क्योंकि 6 कार्बन इसके हैं ना, यहां तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, जहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वहां की नंबरिंग होगी। यहां देखो इधर मैंने इसकी नंबरिंग की थी, क्यों, यहां नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा थे तो ये ब्रांच बन गई थी। यहां 6 कार्बन है, यहां 5 कार्बन है, यहां 6 कार्बन थे, यहां 7 थे, तो यहां से हो गई थी, इस वाले में यहां से होगी, सही है। तो 6 कार्बन है, इसको कर लेते हैं अपन C6H5 ऐसे लिख लो, ठीक है। फिर ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, CH2, फिर क्या जुड़ा है, CH3, ठीक है, CH3 ऑक्सीजन के साथ आएगा ना, CH2 नहीं, 2 बार CH2 आएगा, CH2 फिर CH2 आएगा, हाँ 2 बार CH2 हो गया ऑक्सीजन के साथ और फिर CH के साथ 2 मिथाइल लगे, ऐसा है ना, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक। नंबरिंग मैंने यहां से करी दी थी 1 2 3 4 5 6। अब 1 पर क्या लगा है, ये पूरा का पूरा एल्कॉक्सी है, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश और ये 4 डैश, तो 3 डैश मिथाइल और 4 कार्बन मतलब ब्यूटॉक्सी, 3 डैश मिथाइल ब्यूटॉक्सी। अब 3 डैश को 3 भी लिख सकते हो, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी एकदम सही है, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी और बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, क्यों, अपन ने नंबरिंग बेंजीन की करी है। अगला देखो, अगर मैं इसका करूंगा तो ये 1 ये 2, तो 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन, बहुत बढ़िया, इसका कोई कॉमन नेम होता नहीं है ना। इस वाले का अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, ये 1 आएगा, क्यों, 2 ब्रांच निकली है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। 2 पर इथॉक्सी और 1 1 डाइमिथाइल, बहुत बढ़िया, 2 पर इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की रिंग थी आपकी, है ना। तो ये कॉमन नेम IUPAC नेम, मतलब कॉमन नेम आपको यूजुअली याद नहीं होते तो कॉमन नेम तो याद कर लेना, मतलब ये पूरे रटने नहीं है, कुछ कुछ याद रखना, जैसे एनिसोल, फेनिटोल, और ये इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये तो नॉर्मल आप कर ही लोगे, है ना। IUPAC नेम आपको पता ही है किस तरीके से नंबरिंग करते हैं। ध्यान रखना, ईथर में अगर रिंग में कार्बन ज्यादा है तो रिंग की नंबरिंग, चेन में कार्बन ज्यादा है तो चेन की नंबरिंग, है ना, नोट कर लो इसको। डन, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आओ जरा कुछ सवाल कर लो, फाइनल खत्म कर लो इसको। आओ पॉज करके पहले ट्राई करो, आप लोगों को ये सब आता है IUPAC, है ना, पॉज करके ट्राई कर लो फटाफट से, क्या आना चाहिए। पॉज पॉज पॉज, ट्राई ट्राई ट्राई, डन डन डन। देखो देखो देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं नाम तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा। एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, क्या लिखूंगा मैं, 4 पर लिखा है क्लोरो, क्या लिखा है, क्लोरो। 2,3 क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल, क्या लिखूंगा, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे बेटा, है ना। और 5 कार्बन के लिए लिखूंगा पेंट, यस। और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, 1 पर OH तो ऑल, ई ड्रॉप। अगला सवाल ये है सेकंड वाला, क्या आएगा, ये 1 लिखूंगा, ये 2 लिखूंगा, ये 3, क्यों, क्योंकि ये आपकी ब्रांच बन जाएगी इथॉक्सी, तो 2 पर क्या आएगा बेटा, इथॉक्सी, और 3 कार्बन तो प्रोप और एन, सिंपल। अगला ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, तो 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल
और मैं इस पूरे को फिनॉल लिख सकता हूं? यस सर। अगला बताओ, ये नाइट्रो है, ये इथॉक्सी है, इथॉक्सी का ई पहले आता है, याद करो। ठीक, तो क्या आएगा? 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। देखो चेक कर लो, क्लियर है? यही आए थे आपके आंसर। क्या बात कर रहे हो, ईमानदारी से, वाह यार। तो ये बस मैंने आपको ऐसे रिवीजन करवा दिया यूपीएससी और कॉमन नेम वगैरह का। बाकी आज आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्युबिलिटी का थोड़ा टच आपको चाहिए था कि क्या होती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जरूर ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो भाई, जाते जाते हम आपको बोलते हैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर होगी, छोटी सी थी, है ना। हम इसको पीवाईक्यू वाले लेक्चर में इसलिए ले रहे थे क्योंकि फिर वहां पर फ्लो डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। छोटा सा लेक्चर है, रिवाइज कर लेना इसको। और हम मंडे को मुलाकात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे पता ही है आपको? पीवाईक्यू का डिस्कशन। तो आप लोग रिवाइज करके आना, पीवाईक्यू का डिस्कशन होगा एकदम झमाझम, जेई मेन और जेई एडवांस के। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।